कब से रिश्ता है प्यार का। Assalamu alaikum, good evening and welcome to the show Let's Talk, Hour of Power. और जब मैं कहता हूँ पावर, आई मीन पावर ऑफ कम्युनिकेशन, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ विजडम। लड़ाई झगड़े की से हट के हर पावर को मैं मानता हूँ और उस पर मेरा बिलीव है। और प्रोग्राम लेट्स टॉक में हम हमेशा किसी न किसी नए टॉपिक पे बात करते हैं, नए मेहमानों के साथ बात करते हैं। इससे पहले कि मैं आज के मेहमानों का तारुफ कराऊँ, ख़वातीन और हज़रात, जो लोग घूमने का शौक़ रखते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, एक ब्रिटिशर टूरिस्ट से उसके बच्चे ने पूछा अपने बाप से कि तुम पूरी दुनिया घूम ली? उसने कहा हाँ। उसने कहा दुनिया में ज़मीन पे कहीं जन्नत है? उसने कहा हाँ है। उसने कहा वो जन्नत कहाँ है? तो उसने कहा वो जन्नत अगर तुम्हें देखनी है तो तुम पाकिस्तान जाओ, वो गिलगित बल्तिस्तान में है। हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में क्या कुछ है, इसका फ़हम, इसका इदराक, इसकी अक्ल, इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है। और हम वो बदनसीब लोग हैं कि हमारे पास हमारे घर में हीरे जवाहरात होते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। ये बड़ी खौफनाक बात है कि आप दावेदार हों कि आपकी आंखें हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन आपको नज़र ना आता हो। ये हमारी तारीख़ है पाकिस्तान की। खैर एनीवे, आज हमारे साथ दो मेहमान यहाँ मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान कम्युनिटी जो हमारी अमेरिका में आबाद है। सिटिंग ऑन माय राइट हैंड साइड नसीम गिलगिती साहब। नसीम गिलगिती साहब सोनी धरती गिलगित बल्तिस्तान के चेयरमैन हैं। और हमने बहुत सारे पाकिस्तानियों ने एक्चुअली नसीम साहब की वजह से गिलगित बल्तिस्तान को डिस्कवर किया है एज ए वास्को डी गामा ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। वेलकम टू द शो सर। बहुत बहुत शुक्रिया फाइक भाई, आप पहले भी हमारी हौसला अफजाई करते रहे हैं और अब भी करते रहे हैं। हम आपके बहुत मशकूर हैं। ऑनर, प्लेजर। आपने मौका दिया कि हम गिलगित बल्तिस्तान को लोगों के सामने पेश करें, गिलगित बल्तिस्तान की का तारुफ कराएं। तो उम्मीद है हमारे नाज़रीन को भी गिलगित बल्तिस्तान की सैर पसंद आएगी और इंशाल्लाह आइंदा भी हम प्रोग्राम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। एंड ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड सफ़ेदा बेगम साहिबा, एक ऐसी खातून, गिलगित बल्तिस्तान की एक ऐसी बेटी जो एजुकेशन में बड़े कारनामे करती रही हैं। पहली फ़र्स्ट प्रिंसिपल इन गिलगित बल्तिस्तान, अच्छा फ़र्स्ट इन सो मैनी पोजीशन, सो मैनी वेज़। और ख़वातीन का लिटरेसी रेट जो है वहाँ पे पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा बेहतर है। गिलगित बल्तिस्तान का लिटरेसी रेट 90% है। उसमें सफ़ेदा बेगम जैसे लोगों का बड़ा हाथ है। आपने मास्टर किया एजुकेशन में, आज यहाँ रहती हैं, पढ़ाती हैं, एजुकेशन से वाबस्ता हैं। सफ़ेदा, थैंक यू एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ न्यूयॉर्क में बैठे हैं और आपको गिलगित बल्तिस्तान ले जाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत जगह है, आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। नसीम साहब, आज से पहले अमेरिका में हम गिलगित बल्तिस्तान को नहीं जानते थे। जब से आपने ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और इंटरव्यूज़ देते हैं, आप अखबारात में आते हैं, अपना ड्रेस पहनते हैं, जब से बहुत सारे लोगों ने जाना है। तो व्हाट मोटिवेट यू कि आपने ये काम किया? फाइक भाई, मैं जब यहाँ आया 1991 में, तो मेरी ख्वाहिश थी, ये मेरी गिलगित बल्तिस्तान में जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी ख्वाहिश थी कि भाई हमारे गिलगित बल्तिस्तान का नाम एक इंटरनेशनल लेवल पे आ जाए। तो वहाँ तो हमारे इतने उस वक़्त इतने मौके मैसर नहीं थे हमें। तो बड़े मुश्किल से टीवी तो दूर की बात है, रेडियो बड़ी मुश्किल से सुनने को मिलता था।
तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। तो मैं यहाँ आया तो फर्स्ट मैंने कोशिश ये की कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को यहाँ न्यूयॉर्क में लोगों को मुतारिफ़ कराऊँ गिलगित बल्तिस्तान कहाँ पर है। हालांकि बहुत सारे लोग अब भी पाकिस्तान के अंदर भी गिलगित बल्तिस्तान को नहीं जानते कि वो कहाँ पर है, लेकिन पिछले कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान काफ़ी मशहूर हुआ है। तो यहाँ भी मैं अब दावे से कह सकता हूँ कि जितना लोग न्यूयॉर्क के अंदर गिलगित बल्तिस्तान को जानते हैं इतने पाकिस्तान में नहीं जानते हैं। और हमने इतनी कोशिश की है कि गिलगित बल्तिस्तान का नाम पूरी इंटरनेशनल दुनिया में मुतारफ़ हो। तो इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम भी किए। आपको पता है, आप हमारे मेहमान भी रहे, आपने हमारे प्रोग्राम के जो ना बाज़ औक़ात गेस्ट स्पीकर भी रहे हैं। तो हमने बड़ी मेहनत की है गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया में मुतारफ़ करने के लिए, खुसूसन अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। तो हमारी कोशिश है कि जो भी नाज़रीन हमारा ये प्रोग्राम सुनते हैं गिलगित बल्तिस्तान ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और आपको अगर मज़ा ना आए गिलगित बल्तिस्तान की सैर का तो पैसे वंडरफुल। अच्छा सफेदा, आप बताइए कि ये एजुकेशन रेशियो जो है इतना माशाल्लाह अच्छा है, फील सो प्राउड कि 90% लोग, तो ये कैसे हुआ? हाउ डिड इट हैपन? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। ये एकदम से नहीं हुआ। जब मैं सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, उस वक़्त के बारे में जब मैं छोटी थी, तो स्कूल का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं था। मुझे याद है घर के बाहर एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था, लड़के स्कूल जाते थे और लड़कियों के लिए स्कूल था ही नहीं। तो मैं अपनी बहन को ले जाती थी, उसके साथ बैठ के मैं खेलती थी, लेकिन मेरा ध्यान जो है उधर होता था। वो जब बोलते थे मुझे समझ तो नहीं आती थी क्योंकि मैं वाक़ई बोलती थी और स्कूल में वो उर्दू में पढ़ाते थे, तो मुझे समझ तो नहीं आती थी, लेकिन मुझे अच्छा लगता था वो स्कूल में जो वो एक्टिविटीज़ होती थी। तो मैं अक्सर सोचती थी काश मैं भी लड़का होती तो मैं स्कूल जाती। एनीवेज़ अल्लाह का करम ये हुआ कि जब आगा खान एजुकेशन सर्विसेज ने अपने स्कूल खोला, स्कूल तो नहीं था, जमात खाने से के बरामदे से स्कूल शुरू हुआ और वहाँ से मैंने पढ़ाई शुरू की, स्कूल गई। उसके बाद फिर बचपन में मेरी शादी हुई थी। कई मरतबा वो मुझे रोकते थे, मैं किताबें छुपा छुपा के मैं पढ़ लिया करती थी। इस तरह से तो बड़ी मुश्किल से। हाउ बचपन कितना, व्हाट एज वाज दैट? आई वाज इन ग्रेड 6 एनीवे। ग्रेड 6, ओके। ग्रेड 6 में थी, हाँ। तो लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। खैर मैंने पढ़ा। उसके बाद लकीली मेरे हस्बैंड कराची में थे, तो वो वहाँ पे लड़कियों की जो कॉन्फिडेंस होती थी, वो अपना काम कर लेती थी, ड्राइविंग कर लेती थी, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए थे। तो फिर गांव में आके कहने लगे कि आप अच्छे से मार्क्स से ले आएंगी तो फिर मैं आपको कराची ले जाऊंगा। तो मुझे उस वक़्त ऐसा लगा ये ऐसे ही बोल देता है, तो मैं कहाँ से इस तरह से अच्छे मार्क्स ले सकती हूँ उस तरह के सिचुएशन में। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है मैंने पास किया। फिर कराची गई, वहाँ से पढ़ा, वापस आई एज ए स्कूल प्रिंसिपल में आगा खान एजुकेशन सर्विसेज में पहली प्रिंसिपल कराची से क्या पढ़ा आपने? मैंने बीए किया, फिर वापस आके 1987 में स्कूल में प्रिंसिपल लगी। तो वहाँ पे फिर नहीं, कराची से क्या एजुकेशन मुकम्मल किया आपने? बीए मैंने किया। बीए कहाँ से? किस कॉलेज? गवर्नमेंट वुमेंस कॉलेज नाजिमाबाद चौरंगी पे हुआ करता था। सर सैयद नहीं, सर सैयद के पास दूसरा एक कॉलेज था, वहाँ से मैंने पढ़ा। तो ये एक लंबी कहानी है, मैं पर्सनल उसको फिर मज़ीद नहीं ले आऊँगी, लेकिन ये है कि जब मैं वापस आई तो लोगों ने देखा कि ये जब पढ़ के आ सकती हैं तो हमारी बेटियां भी कर सकती हैं। तो लोगों के लिए एक मैं रोल मॉडल सी बन गई। लोगों ने देखा कि ये प्रिंसिपल है और इसके पास अथॉरिटी है, शी कैन टॉक, शी कैन शी हैज़ कॉन्फिडेंस। तो वो एक एस्पिरेशन लड़कियों को मिली। और फिर पेरेंट्स ने लड़कियों को खान एकेडमी हुंजा भेजना शुरू किया,
जो लोग नहीं बेचते थे, जिनके अंदर पोटेंशियल था, तो मैंने कोशिश की कि मैं ख़ुद जाके पेरेंट्स से मैं बात कर लूँ। मुझे याद है एक पेरेंट्स से मैं बात कर रही थी, उनकी वो बेटी बहुत अच्छा, मेरी स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रही थी स्कूल में, तो मैंने कहा कि इसको जाना चाहिए, शी डिज़र्व्स टू गो टू आगा खान अकेडमी। लेकिन पेरेंट्स मान नहीं रहे थे, तो फिर उनके घर पे मैं गई, माने नहीं। फिर अगले दिन उनको अपने स्कूल में बुलाया, तो बाप ने कहा कि कल मुझे कुछ हो जाएगा तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि मैं कर लूँगी। हालांकि मेरे पास उस वक़्त 1100 की तनख्वाह थी तो फिर मेरे जहन में आया कि स्कॉलरशिप के लिए मैं बात कर सकती हूँ। तो इस तरह से करते काफ़ी जदोजहद करना पड़ा, लेकिन ये है कि उसमें फिर बरकत आई, लोगों ने बात मान ली। और उसमें सिर्फ बात मेरी नहीं थी, हमारी जो रिलीजियस लीडरशिप है, मौलाना हाजिर इमाम आगा खान, जिसको हर कोई जानता है, तो उनकी हर फरमान में उनका ये था कि आप अपनी लड़कियों को तालीम दे दें। और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने 1946 के बाद, अपनी डायमंड जुबली के बाद जितने भी पैसे जमा हुए थे, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को कहा कि आप इसको अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर लें। तो अभी का जिक्र कर रही हैं सुल्तान साहब का, इमाम सुल्तान वो जो मुस्लिम लीग के पहले सदर थे, राइट। तो फिर वो वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ, और इस वक्त जो है 40,000 लड़कियाँ डायमंड जुबली स्कूलों में पढ़ रही हैं। तो और फिर बहुत सारी लड़कियाँ अभी लीडरशिप पोजीशंस में हैं, वो मुख्तलिफ इदारों में काम कर रही हैं। तो एक ऐसा इलाका जो बिल्कुल कट ऑफ था दुनिया से, एक पहाड़ी एरिया, ना कोई रोड था, कुछ भी नहीं था, कराकोरम हाईवे बना, उसके बाद एकेडियन के ये सारे इदारे खुल गए, स्कूल्स खुल गए, उसके अलावा हेल्थ सेंटर्स खुल गए, AKRSP ने काम किया, कल्चर पे काम हुआ, टूरिज़म पे काम हुआ। तो एक ड्रास्टिक चेंज आ गई, और उस चेंज की वजह से आज जो है ना हर कोई अभी मौलाना हाजिर इमाम गए थे दीदार के लिए, हुंजा गए थे, गज़र गए थे, चित्राल गए थे, तो वहाँ पे हमारे शिया और सुन्नी कम्युनिटी ने इतना साथ दिया कि मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि जिस तरह आगा खान ने हमारे लिए काम किया है, हम भी काम करेंगे। तो आके हमारे लोगों के साथ काम किया, इतनी यूनिटी वहाँ पे मिली। तो ये जो यूनिटी है एक पीस की तरफ इनिशिएटिव है, और सिर्फ ये नहीं है कि तालीम है, तालीम जब हासिल करते हैं, तालीम एक ज़ेवर है। हमारे माशरे में हम गिलगित बल्तिस्तान के माशरे में हम ज़ेवर नहीं देते अपनी बच्चियों की, या बच्चों की जब शादी करते हैं तो हम तालीम को ज़ेवर समझते हैं। हम कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को अगर कुछ देना है तो तालीम दे दे। तो ये उसी का नतीजा है, और आज ये लिटरेसी रेट वहाँ तक पहुँचा है। वंडरफुल वंडरफुल। तालीम पे और अभी मज़ीद जानना चाहूँगा कि मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अभी आपने सुल्तान मोहम्मद साहब का जिक्र किया। नसीम साहब, सुल्तान जो पहले आगा साहब के जो वालिद साहब थे, वो मुस्लिम लीग के पहले सदर थे, बानियान में से थे पाकिस्तान के। क्या स्टोरी है, लोगों को बताएं। बल्कि वो तो फाउंडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के फाउंडर थे 1905 में सर आगा खान के सुल्तान मोहम्मद साहब। मुस्लिम लीग ये जो आज हमारे मुल्क में वोट ले रही है, ये उन्होंने इसके फाउंडर मेंबर थे, बल्कि फाउंडर थे। ये 1905 में जब मुस्लिम लीग के कायम हुई तो उनके बानियों में से थे। और एक्चुअली अगर मैं यहाँ कहूँ तो मैं हक बजा दूँगा कि पाकिस्तान की बुनियाद वहाँ से रखी गई है। सही सही। जब मुस्लिम लीग कायम हुई तो उस वक़्त पाकिस्तान की बुनियाद ही हुई थी, और बाद में पाकिस्तान वही मुस्लिम लीग दो कौमी नज़रिए की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। और उसके अलावा आगा खान का पाकिस्तान में, खुसूसन कराची में, गिलगित बल्तिस्तान में और चतराल में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम उनकी डायमंड जुबली के हवाले से उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को तालीमी लिहाज से पाकिस्तान के तमाम इलाकों से नंबर 1 पे लाया। आज पाकिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन जो रेशो है बाज़ जगहों पे 100% है,
بعض جگہوں پہ 95% ہے اور 90% اب وہ ہر جگہ پہ ہے سوائے ایک علاقے پہ انشاءاللہ وہاں بھی الیکٹریسٹی ریٹ جو ہے نا وہ بھی وہاں بھی اوپر ہو جائے گا. خواتین و حضرات بریک لینے جا رہے ہیں لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح تعلق اسماعیلی شیعہ تھے. مسلم لیگ کا بانی صدر پہلا بانی صدر آغا سلطان صاحب اسماعیلی شیعہ تھے. پاکستان کا پہلا قانون بنانے والا انسان ان کا نام میں بول رہا ہوں وہ ہندو تھے. پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل کا پہلا چیئرمین جس کو قائد اعظم نے کہا تھا تم اسلامی قانون وضع کرو, he was a born Jew. He was a born Jew. وہ یہودی تھے, بعد میں مسلمان ہوئے. اسد صاحب ان کو اس کا چیئرمین بنایا. ایک ہارمونیس تھی. آج پاکستان میں شیعہ نظر آئے تو گولی مار دو اور 7 حوریں ملیں گی. توبہ توبہ. مذہب کے نام پہ اتنی ذلت و رسوائی, اتنی مذہب سے دوری. بنانے والے کیا ان کے دل میں اس وقت یہ باتیں تھیں؟ اگر یہ باتیں ہوتی تو یہ ملک نہیں بنتا. لیکن یہ فساد پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اور میری طرح آن ایئر بھی آ کے کہنا چاہیے یہ بات. کیوں نہیں کہتے؟ کیا ایسیٹیشن ہے؟ کیوں شرماتے ہو؟ یہ قدورتیں کیوں نہیں صاف کرتے؟ ہر گندگی پہ کارپٹ رکھے یہ کیوں کہتے ہو کہ صفائی ہے؟ نہیں, کارپٹ کے نیچے بہت ساری گندگی ہے, اس کو صاف کرنا ہے. کس لیے؟ پاکستان کے لیے, سچائی کے لیے, اچھائی کے لیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک لینے کے بعد آئیں گے تو پھر انشاءاللہ بہت سارے سوال آتے ہیں. بہت خوبصورت جگہ ہے اور ایک دو چار اتنے اچھے ملی نغمے ہیں کہ اس میں آپ ذرا دیکھیے گا تو آئی بیٹ یو کہ آپ جب پاکستان جائیں گے گلگت بلتستان کا دورہ ضرور کریں گے. ویل بی بیک رائٹ آفٹر دیز میسیجز. ویلکم ٹو دی شو. خواتین و حضرات, ابھی جب بات ہو رہی تھی تو سفیدہ بیگم نے ایک بات کہی کہ میں باہر کھیلتی تھی تو بچے اسکول جاتے تھے اور جس زبان میں وہ بات کرتے تھے تو بڑی فیسینیشن ہوتی تھی مجھے کہ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ بول رہے ہیں. میں بھی لڑکا ہوتی تو میں بھی ان کے ساتھ جاتی پڑھتی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ دیے, زبان دی, ریسورسز ہر قسم کے دیے, اور حالات کیا ہیں؟ پھر وہی رونا گانا شروع ہو جائے گا. آئی وانٹ ٹو گو اہیڈ, اس سے آگے نکلنا چاہتا ہوں میں. اور میں چاہتا ہوں ہم آپ کو, یہ بائی ویکلی شو ہے بائی دا وے, یہ اٹس اے بائی ویکلی شو. انشاءاللہ تعالیٰ آپ مہینے میں ہو سکتا ہے زیادہ بھی دیکھیں, 2 دفعہ مہینے میں یہ حضرات آئیں گے اور یہ سچویشن وہاں کی بتائیں گے. کیونکہ گلگت بلتستان کی جو ابھی ہم نسیم گلگتی صاحب سے بات کریں گے, جو ٹورزم ہے اور جو وہاں کے منرلس ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ پورے پاکستان کو فیڈ کر سکتے ہیں. اس پہ ابھی گفتگو کریں گے ان سے. لیکن اس سے پہلے ایک ملی نغمہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو آپ ذرا دیکھیں وہ کیا سرزمین ہے جہاں گاؤں میں 2 پریمی رہتے ہیں اور جھرنوں کے ساتھ بہتے ہیں, اور کیا وہاں کے پہاڑ ہیں, کیسی چاندنی ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے, یہ گلگت بلتستان کا قومی نغمہ بھی ہے. قومی نغمہ ہے. اچھا, اور سلمان پارس نے گایا ہے. سلمان پارس پلیز آپ یہ دیکھیں, ہمارے پسندیدہ گلوکار اور شاعر بھی ہے نا. رشید صاحب دکھا رہے ہیں. بیک ٹو دی شو. خواتین حضرات, دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اپنے ٹورزم سے بہت بڑی رقم کماتے ہیں. سوئٹزرلینڈ ہے, گریک ہے, ایجپٹ ہے, بالی انڈونیشیا کے جزائر ہیں, بہت سارے مقامات ہیں. پاکستان میں گلگت بلتستان وہ خزانہ ہے کہ جو کسی واسکو ڈی گاما کا منتظر ہے کہ کوئی اس کو ڈسکور کرے. اور وہاں کا ٹورزم کتنا فروٹفل ہے پاکستان کے لیے, بات کریں گے جناب نسیم صاحب سے. نسیم صاحب, آج ٹورزم کیسا ہے اور کیسا ہو سکتا ہے؟ فائق بھائی, یہ بہت برننگ کوشچن ہے, خصوصاً پاکستان کی معیشت کے لیے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کی روزگار کے لیے. وہاں پر کوئی انڈسٹریز نہیں ہے, تو لیتے کہ یہ ٹورزم کا واحد ادارہ, اس کو ہم ایز اے انڈسٹری بنا سکتے ہیں. گلگت بلتستان میں دنیا کے 8 بڑے پہاڑوں میں سے 5 گلگت بلتستان میں ہے.
5 बड़े 5 बड़े पहाड़, जिसमें सेकंड जो टॉप जो ना सेकंड हाईएस्ट K2 है, K2 वो गिलगित बल्तिस्तान में है। नंगा पर्वत गिलगित बल्तिस्तान में, जिसको किलर माउंटेन भी कहते हैं, राखो। इसी तरह के 5 जो दुनिया के हैं, 14 बड़े हैं, लेकिन दुनिया के 8 में से 5 बड़े जो है ना माउंटेन्स गिलगित बल्तिस्तान में, वहाँ माउंटेनियर्स को जो है ना फ़रोग़ दिया जा सकता है। फिर वहाँ पर क्या कहते हैं, ये हर साल जनवरी फरवरी में ये आइबेक्स हंटिंग होती है। उसका पिछली दफ़ा कोई $70,000 का जो लाइसेंस बिका है, सिर्फ एक गोली चलाने का मारखोर पे। मारखोर इतना इम्पोर्टेंट है? मारखोर के शिकार के लिए $70,000। I'm not talking about like 100,000 rupees in Pakistanis. 100,000 लाख। मार्कोस वो जिसके सींग होते हैं? वो तो बिल्कुल, हाँ, राउंड, बिल्कुल बिल्कुल उसके सींग। फिर वहाँ तो वो कितने हैं वहाँ पे? बहुत सारे हैं। तो एक गोली मारने के वो जो ना लाइसेंस जो है ना उसका 70,000 का जो वो होती है लाइसेंस के लिए, वो उसकी हंटिंग ट्रॉफी दी जाती है। उसके बाद जिसने ज़्यादा बड़े सींग वाले मारे उसको ट्रॉफी दी जाती है। अच्छा, तो उसको फ़रोग़ दिया जा सकता है। फिर वहाँ टूरिज़म के लिए वहाँ 2-3 एक तो यहाँ से बायरो जाने का रास्ता बहुत लेंथी है। पिछली दफ़ा मैंने और सरदार अपने आज़ाद कश्मीर के सदर हैं यहाँ वहाँ पे थे मसूद खान साहब से मिलके हमने एक स्ट्रेटजी बनाई थी। तो मुसराबाद से एक और अस्तोर, गिलगित का एक डिस्ट्रिक्ट है अस्तोर, वहाँ से एक टनल 7 किलोमीटर का टनल शोल्डर टॉप, उसको करें। अगर मुसराबाद से लिंक करें तो अस्तोर से इस्लामाबाद का जो सफ़र जो है ना वो 6 घंटे का हो जाता है। 3 घंटे मुसराबाद, 3 घंटे इस्लामाबाद। फिर वहाँ से आपके लिए कॉल है, वरना वो लोग बुरा मानते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। जी जी वालेकुम सलाम। अपना तारुफ कराइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। जी फाइक साहब, एक ही अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपका शो देख रहा था जिसमें आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ साहब बैठे हैं और बात कर रहे हैं। जी। मैं बस जी इनको थोड़ा सा प्रेज भी करना चाह रहा था, इस तरह से कि मेरे एक पाकिस्तान में कजन है जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने आगा खान की फाउंडेशन के साथ मिलके इस एरिया में बहुत अरसे तक मेडिकल ग्राउंड्स पे काम किया और काफी ज्यादा उसकी डेवलपमेंट में उन्होंने जो है वो उनको सपोर्ट की। और आगा खान के जो कम्युनिटी है उन्होंने जिस तरह से इस एरिया को डेवलप किया है, दैट इज समथिंग रिमार्केबल। और मैं उसकी एक अच्छी तारीफ करना चाह रहा था। माय कजन हैड दी एफिलिएशन, उन्होंने बड़ा वहाँ एक अरसा गुजारा उस एरिया में, मेडिकल कैंप्स लगाना या एक वो पूरा हॉस्पिटल को डेवलप करना। और जिस तरह से वो बोर्ड पूरा उस एजुकेशन के सिस्टम को और चीजों को कर रहा था, तो मैंने काफी उनसे उस चीज की बातें, जब भी वो वापस आते थे कराची की तरफ उनका आना होता था, तो वो बताते थे कि हमने ये डेवलपमेंट फेजेस को हम क्रॉस कर चुके हैं या अब हम ये चीजें कर रहे हैं। तो वो किस तरह से वो रूट्स बनाना, लोगों के लिए एक फैसिलिटीज को क्रिएट करना, तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो मैं इनको इस मीडियम पे कांग्रेचुलेट करना चाह रहा था कि इन्होंने वाकई एक कम्युनिटी के लिए, वहाँ के लोगों के लिए काफी ज्यादा एफर्ट्स की, जो कि जाहिर है आज वहाँ नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप किस स्टेट से बोल रहे हैं? जी सॉरी, आप किस स्टेट से कॉल कर रहे हैं? कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? कॉल ड्रॉप, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो टूरिज्म की बात हो रही जी। फिर वहाँ सिकरदू में एयरपोर्ट बना हुआ है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वहाँ गए थे, उन्होंने बनवाया था, बनवाया नहीं था, बना हुआ। तो उन्होंने उस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उसको जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब गवर्नमेंट अगर महीने में जब ये सीज़न आता है जो टूरिज़म का, तो उसमें इस महीने में एक जो है ना डायरेक्ट फ़्लाइट करें वहाँ पर, शंग्रीला है, K2 वहाँ पर है। तो अब पाकिस्तान के टूरिज़म के हवाले से जो फॉरेनर जो टूरिस्ट हैं हिचकिचाते हैं वहाँ पर, जो बदकिस्मती से पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान के साथ जो टूरिज़म के हवाले से जो सलूक हो रहा है। तो अगर डायरेक्ट गिलगित बल्तिस्तान के लिए फ़्लाइट हो जाए ना तो टूरिज़म का आ जाएगा। फिर वहाँ से फिर चाइना के लिए लोग सफ़र करते हैं,
वहाँ एक जो है ना महीने में एक आध फ्लाइट चाइना से के लिए की जाए, हज की फ़्लाइट चलाई जा सकती हैं। फिर वहाँ पर स्केटिंग का बड़ा सिस्टम है, नलतन सर्दियों में वहाँ स्केटिंग होती है, एयरफोर्स का बेस है वहाँ पर, और रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दिवसे ही है। आप दिवसे ही जाएंगे ना फाइक साहब, आप कहेंगे कि कोई किसी दूसरी दुनिया में आए हैं। इतना वसी मैदान, ये सयाहों के लिए एक जन्नत है, जो भी वहाँ जाता वहाँ से वापस आना के दिल ही नहीं करता वहाँ से। फिर वहाँ पर एक और बात मैं बताऊँ आपको, एक जो रिसोर्सेस हैं गिलगित बाल्टिस्तान के, अब वो क्या क्या है, मिनरल्स के क्या है? मिनरल्स के अलावा जो है ना एक वाटर रिसोर्सेस में बताऊँ जी। गिलगित बाल्टिस्तान में इतने रिसोर्सेस हैं पानी के। मैंने एक किताब पढ़ी थी, जान तोप राइटर है, वो 59 में अयूब खान के साथ गिलगित गया था। उसने एक किताब लिखी है खुंजा द हेवन इन द अर्थ। उसमें उसने लिखा है कि भाई गिलगित बाल्टिस्तान में इतना पानी है, पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम कर सकता है, लेकिन समझ में नहीं आती है गवर्नमेंट पाकिस्तान अभी तक इसकी उस पर तवज्जो क्यों नहीं दे रही है। अब देखो वहाँ पर जो देमर बादशाह डैम बन रहा है, मज़े की आप बात को बताऊँ, जब पाकिस्तान में बिजली का बहरान आया तो गवर्नमेंट ने कालाबाग डैम बनाने की जद्दोजहद की, वो उसकी जद्दोजहद अभी तक कर रहे हैं, लेकिन हमारे 3 सूबों ने उसकी मुखालिफत कर दी कि हमारी ज़मीनें डूब जाएंगी, हमारे घर हो जाएंगे, बेघर हो जाएंगे। जब गवर्नमेंट की नज़र गिलगित बाल्टिस्तान पर पड़ गई तो हमारे लोगों ने कहा अगर पाकिस्तान के लिए हमारी ज़मीन जायदादें तो क्या है, हमारी जान भी कुर्बान है, आओ डैम बनाओ, पाकिस्तान को सैराब करो। और अभी तक जो पाकिस्तान में जो बिजली का वो हो रही, वहाँ दरिया सिंध की वजह से हो रही है। तो सारी ये जो लाइन है पूरा दरिया सिंध की वजह से, अब दरिया सिंध की तरबेला भी उसकी वजह से, तरबेला है, उसके ऊपर अभी वो दासू डैम बन रहा है, उसके ऊपर देमर बादशाह डैम बन रहा है, अभी और बिजली बन रही है बोंजी डैम। अच्छा, तरबेला की कुछ रॉयल्टी मिलती है गिलगित को? कहाँ मिलती है हमें तो तरबेला डैम की तो छोड़े, हमारी देमर डैम की भी रॉयल्टी लेने के चक्करों में है KPK वाले। तो वो भी बादशाह डैम इसलिए उन्होंने बादशाह इसलिए साल लगाया ताकि रियलिटी जो है ना वो डिवाइड करें गिलगित बाल्टिस्तान की। तो ये फिर वहाँ से अब जो नसीम साहब एक कॉल फिर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी अफाक भाई, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। कौन सा आप अपना तारुफ कराइए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। जी मैं मलिक खालिद अवान बोल रहा हूँ जी। जी खालिद अवान साहब, कैसे हैं आप? बताइए क्या कहेंगे आप? शुक्र, आप सुनाए। जी अल्लाह का एहसान है। तो ये जरा नसीम भाई से पूछे कि आजकल होटल उधर कितने हैं? एक तो पहले था होटल राकापोशी में PIA का, जहाँ पे PIA का कंट्रोल था, उसके अलावा होटल बहुत कम है। तो ये लोगों को वहाँ के होटल के बारे में बताएं, और आप इनसे पूछें कि मौजूदा गवर्नमेंट ने कितने कितने अच्छे काम किए हैं, ताकि लोगों को पता चले कि वो गिलगित जो है ये पहले वाला नहीं है, अब ये गवर्नमेंट खसूसी तवज्जो दे रही है। आपको उनकी आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है। तो इनका अच्छा, क्या खालिद अवान साहब वहाँ पूछ रहे हैं कितने होटल हैं वहाँ पे? खालिद अवान साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। होटल इस वक्त जो है ना गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले 2-3 सालों से जो टूरिज्म का जो डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत बढ़ गया वहाँ पर, तो काफ़ी फ्लो आ गया, तो होटल की बहुत अशद कमी है। तो लोगों ने वहाँ पर लोगों ने अपने घर जो है ना टूरिज्म के टूरिस्ट जो पे आते हैं तो वो अपने घर उनको दिया हुआ है, वो बाद जगहों पर टेंट भी लगे हुए हैं। तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी इस पे काफ़ी उस वक्त कम हो रहा है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं हो रहा है। वहाँ लोग होटल बना रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों के पास पैसे ही नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना गवर्नमेंट कोई लोन देती है बनाने के लिए? लोन कहाँ देती है जी, गवर्नमेंट लोन तो बड़े बड़े लोग खा जाते हैं और डका भी नहीं लगाते। वहाँ लोगों में स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री के तौर पे लोगों को होटल के लिए जो है ना लोन दिया जाए तो वहाँ अच्छे से अच्छे होटल बन सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से लोगों के पास इतना सरमाया नहीं है, तो वो इतने हिचकिचाते हैं। लोग अपनी ज़मीन भी लोग किसी को दे भी नहीं चाहते हैं, होटल बनाने के लिए इनके पास सरमाया नहीं है। तो हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर जो है ना जो लोन फराहम करे कम सूद पे, तो आसान किस्तों पे हो, तो वो होटल अभी ये सी पैक के हवाले से मैं बात बता रहा हूँ। 5 बाई सी पैक इस
उसमें एक माशी इनकलाब बर्पा कर देगा, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में। और एक बात मैं बता दूं, पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं, अगर गवर्नमेंट सही तौर पे इस्तेमाल करे तो गिलगित बल्तिस्तान पूरे पाकिस्तान को फीड कर सकता है। टूरिज्म से इतना रेवेन्यू आ सकता है कि वो पूरे पाकिस्तान के बजट से जो है ना, वो ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं आएगा। How about the minerals, copper and those? अब इतने कॉपर से, मिनरल से, वहाँ ये जेम्स स्टोन हर साल यहाँ पर जो है ना फरवरी में तुसान पे शो होता है, जेम्स स्टोन शो होता है अरिज़ोना में। वहाँ गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल नहीं है, वो लोग अपने बलबूते पे, जो कुछ लोग आते हैं यहाँ पर वो शो करके चले जाते हैं, लेकिन उस शो को अटेंड करने के लिए, उस शो के लिए गवर्नमेंट की सरपरस्ती चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ के जो एम्बेसीज हैं, यहाँ पर जो कौंसलेट बने हुए हैं, इनको चाहे कि वहाँ से जो लोग आते हैं, बल्कि इनकी गवर्नमेंट की सरपरस्ती पे उन पर जो यहाँ एग्जीबिशन करें। पाकिस्तान एम्बेसी में वहाँ के जो टर्मिनल बहुत मशहूर है, वहाँ पर कुमरीन बहुत मशहूर है वहाँ का। एक आपके लिए एक और कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, यू ऑन द एयर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो रियाज साहब, क्या हमारे पास कॉल थी? आपने बताया था कोई डायरेक्टर साहब थे, तो वो कहाँ हैं वो साहब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़रा जोर से बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अपना तारुफ कराइए और फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिए। जी मैं इम्तियाज सैयद बोल रहा हूँ। जी 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 कहिए कहिए इम्तियाज साहब। एमडी थे टूरिज्म। मैं द फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान टूरिज्म। ओह वेल, बहुत बहुत अच्छा जी, बहुत आला। सो लेट्स से डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, आप बताइए क्या कहानी है टूरिज्म की? Okay, I compliment you for having this particular show. Thank you. Thank you, sir. World tourism की बड़ी ये, first of all, I like to compliment you for airing this particular topic. ये जो साहब बैठे हुए हैं और मोहतरमा जो है, मैं इनकी तारीफ करना चाहता हूँ। Compliment, whatever they saying is correct. पाकिस्तान, गिलगित और मालम जब्बा, I'm the one who developed Malam Jabba resort as a family resort. Thank you very much, sir. Very good. ये इतनी opportunities हैं वहाँ पे कि but the powers in charge they don't want to give it out to anybody because they use these resorts for their own, all the bureaucracy. I was a part of bureaucracy and I'm telling you कि they use these resorts for their own purpose. मिसाल के तौर पे ये जो बता रहे हैं शंग्रीला, वहाँ पे सतपारा लेक है, उसका पानी अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड नोवेयर, नॉट इवन इन हवाई। द कलर्स ऑफ दोज सतपारा लेक आर सो ब्यूटिफुल। आई मेड ए होटल देयर फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर टू, द मालम जब्बा, द रिजॉर्ट वाज अ गिफ्ट from the Jahanzeb and Aurangzeb family to the government of Pakistan and Austrian government who paid for the development of Malam Jabba. और इसको develop किया मैंने, it took me about 3 months to develop it, which was developed, they have got 52 rooms. उसके 14 employees की तनख्वाह एक फेडरल सेक्रेटरी साहब इस्लामाबाद में बैठे वो ले रहे थे। उसके 3-4 ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट दिए हुए थे, लैंड क्रूजर और जीप्स वगैरह प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, वो सेक्रेटरी साहब यूज कर रहे थे। एंड व्हेन आई टुक ओवर द चार्ज आई सेड व्हाट इज दिस। वहां पे सिर्फ एक आदमी चौकीदार रखा हुआ था, मालम जब्बा जो है, और कोई वहां पे काम करने वाला नहीं था। So I brought this presentation to the Prime Minister, then Prime Minister Nawaz Sharif. Sheikh Rashid Ahmed साहब थे tourism के minister उन दिनों में, and he asked me if you can help this out. So I went there with the team and I said yes, it's a challenge, but I'll do it. I developed that out of 52 rooms. The time within 90 days we were able to furnish and furbish the entire building.
in 90 days. And I had invited Prime Minister to come there for inauguration. تو وہ وہاں پہ اسکی لفٹ بھی ہے جو کہ ہم نے وہاں پہ چلا دی اینڈ ڈیولپڈ اے بیوٹیفل the pictures are on record in the government archive. وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب آئے, ان کو سویٹس ان کے لیے بنائی, ساری پرورش کیا. اینڈ I tell you, from September to November, the entire resort was fully taken by the 3 embassies for the tourism. اس میں Italian embassy تھی, French embassy تھی اور German embassy. They took over and reserved the entire room. They did not ask us how much it's going to cost. So they reserved the entire suites there. 35 rooms were booked. So I'm telling you, if the resort is good, and there are so many opportunities. Unfortunately, I heard when I came back, I heard that thing was destroyed by the Taliban thing. I don't know what the condition is today, but opportunities are tremendous there. But the government bureaucrats and the government in power, they do not want us to be developed. امتیاز صاحب میرے ساتھ رہیے. میں امریکہ میں رہتا ہوں 40 سال سے. امتیاز صاحب یہ سوال کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے. ہلو امتیاز صاحب, آپ رہیے ہمارے ساتھ, پلیز اسٹے ود اس. مسٹر نسیم وانٹ ٹو آسک سم کوسچن ٹو یو. امتیاز صاحب بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کرتے ہوئے. آپ ایک آنسٹ افسر لگتے ہیں مجھے, تو آپ آنسٹی سے آپ سامنے آئے. ہم دوسرے آفیسر سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے سامنے آ جائیں تو اگلے جو انچارج ہے وہ تھوڑا محتاط ہو, اور اس علاقے کے لیے, اس علاقے کی جو رسپانسبلٹی اس علاقے کی ترقی کے لیے دی جاتی ہے وہ دیانتداری کے ساتھ ادا کریں. اور دوسری بات, آپ کا ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا. گورنمنٹ لیول پہ بھی جو کرپشن ہے, تو یہ چیزیں جب تک کرپشن پاکستان سے دور نہیں ہوگی یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. تو اللہ کرے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ پاکستان میں ملک پاکستان میں کرپشن دور ہو اور ملک ترقی کرتا رہے گا. بہت شکریہ امتیاز صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. خواتین و حضرات, ایسے کالرز ہیں یہاں پہ, یہاں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ انہوں نے آج ٹی وی 1 کے شو کو اپریشیٹ کیا کہ آج تم ایک ایسے ٹاپک کو لے کر آئے ہو, اور ٹی وی 1 کی اتنی اب ماشاءاللہ بڑی ویورشپ ہے کہ ہمیں ایسے لوگ ملتے ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہماری ہمیشہ سے ایفرٹس رہی ہے کہ ہم نئی بات کریں, کچھ آگے چلیں. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کے پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کے خیالات کا احترام کریں گے. ویل ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. کالر اپنا نام بتائیے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. منیاپولس سے. جی کہاں سے؟ زبردست ٹاپک, بہت اچھا لگ رہا ہے. وانٹڈ ٹو کمپلیمنٹ, اور بھی دوسرے لوگوں نے کامنٹ کیے, لیکن میں صرف 2 چیزیں کہنا چاہوں گا. شیور. جو ہمارے برادر تشریف لائے ہیں, ہی از لکنگ سو ایلیگنٹ. ہمارے لباس کتنے خوبصورت ہیں, اور اگر ان کو صحیح طریقے سے پہنا جائے تو کتنا باوقار لگتے ہیں. تو دیکھ کر ان کو بہت خوشی ہوئی. اور آپ کے مہمانوں میں ہماری بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ ہماری بہن سے وومن پرسپیکٹو کا ذرا پوچھیے کہ وہاں پہ ان کی کیا مصروفیات وغیرہ اور وہ کیا لیٹس ہیو دیٹ. جو کالر نے کہا کہ ذرا بتائیے کہ وہاں کی خواتین دن کیسے گزارتی ہیں, جو بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بھائی ڈیلی اسکیجول کیا ہوتا ہے لوگوں کا, پرٹیکولر خواتین کا بتائیے. پرٹیکولر خواتین کا آج کل دیکھیں کمپیریزن اگر کریں, پہلے زمانے میں یہ تھا کہ خواتین کا کام صرف محدود ہوتا تھا گھروں تک اور کھیتوں تک, لیکن ابھی جیسے پہلے کہا کہ ابو 90% لٹریسی ریٹ ہے, تو زیادہ تر ایجوکیٹڈ ہیں, وہ اپنے بچوں کو ٹائم دے دیتی ہیں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل مختلف کمیٹیز میں وہ
क्या कहते हैं वॉलंटियरली काम करती हैं, और उसके अलावा वहाँ पे जो बाहर से लोग आ जाते हैं उनके लिए अरेंजमेट करते हैं। फिर कुछ ख़वातीन ने अपने बलबूते पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बनाए हैं। अच्छा, वंडरफुल। दैट इज़, और ये पिछले साल से शुरू हुआ है, जब से वहाँ पे अताबाद लेक के बाद जब सब कुछ बंद हुआ था, फिर चाइना ने टनल बनाया। तो उस रेस्टोरेंट में क्या क्या वो ट्रेडिशनल खाने बनाती हैं और दे लव इट, पीपल लव इट। क्या क्या होता है उसमें ट्रेडिशनल खानों में? जल्दी क्या कहते हैं? डम्पलिंग, हम उसको डाउडो कहते हैं। डाउडो, मोच कहते हैं हमारी ज़बान में, गलमिंदी कहते हैं, और ओ माय गॉड अभी ऑन द स्पॉट मुझे नहीं आ रहा है, मोलिदा कहते हैं। ये सारे ट्रेडिशनल खाने बनाते हैं। फिर बिरयानी वगैरह। नेक्स्ट वीक आपसे इस पर मजीद बात करेंगे। लास्ट हमारे पास 3 मिनट है, आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जानना है। अभी पिछले दिनों एक बड़ा टर्मोइल सामने आया कि वो लोग कहने लगे कि भाई हमसे गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है और हमें अभी तक सेनेट में, असेंबली में रिकॉग्नाइज नहीं किया। व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? क्या मसला है वो? ये फाइक साहब ये बात कहते हुए हमें बहुत अफसोस होता है कि गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदगी न सेनेट में है न कौमी असम्बली में है। तो किसी भी पॉइंट व्यू से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ टेक्निकल बुनियादों पर नहीं हो रहा है, तो ठीक है, हमें पाकिस्तान की सालिमत अजीज़ है, पाकिस्तान की वो अजीज़ है। कश्मीर पॉइंट को कह रहे हैं कश्मीर पॉइंट को नुकसान पहुँचेगा, इस वजह से वो नहीं बना रहे हैं। तो लोगों का कहते हैं ठीक है, नहीं बना रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर तरह का सेटअप हमें दिया जाए। तो अब जब हमारी नुमाइंदगी ही नहीं है तो हमें टैक्स किस बात का लिया जाता है? या तो चलो दूसरे सूबों के बराबर जो मसावी हुकूक हमें दिए जाए जो दूसरे सूबे हैं, ठीक है, हम टैक्स देंगे, हम एक नहीं दुगना टैक्स देने के लिए तैयार हैं। जब वहाँ हम बराबरी के बुनियाद पर नहीं है तो लोगों ने काफ़ी एहतजाज हुआ। वहाँ एक एक्शन कमेटी बनी, वो वहाँ ने काफ़ी एहतजाज हुआ। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि भाई अगर इसको आप फैसला नहीं करेंगे तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो हम अभी गवर्नमेंट से कहते हैं कि भाई इसको ज़रा सोच समझ के इस मसले को हल किया जाए। लोग वहाँ पर काफ़ी मायूस हैं। जब भाई मैं आपके गाड़ी में बैठता हूँ, हैं तो गाड़ी चली नहीं, मैं किराया कहाँ से दूँ? जब गाड़ी चलेगी तो किराया दूँगा ना। वंडरफुल वंडरफुल, टाइम इज ओवर। तो गाड़ी में तो बिठा दिया है, गाड़ी नहीं चला रहे हैं आप, तो कहते बैठ जाओ। तो जब सफर में मंजिल मकसद तक नहीं पहुँच पाया हूँ तो मैं किराया कहाँ से दूँ आपको? नजीम साहब, थैंक यू वेरी मच, गुड एग्जांपल दिया आपने। एक बात करना चाह रही थी, 30 सेकंड्स। ओके, 30 सेकंड में जैसे भाई ने सवाल पूछा था खवातीन के हवाले से। खवातीन नर्सेज हैं, टीचर्स हैं, हर फील्ड में काम कर रही हैं, CEO है, कोई पैमाने, और हर फील्ड में हमारी लड़कियां काम कर रहे हैं। सो प्राउड ऑफ देम। थैंक यू जेंटलमैन, सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में, महीने में 2 वीक होंगे हमारे पास इनसे इस मौजू पे बात करने के लिए। तो बहुत सारे सवालात रह गए, इंशाल्लाह उनको हम पर्टिकुलरली कैटेगराइज करके फिर इनसे सारी चीज़ें जानेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, उन तमाम व्यूअर का बहुत हैट्स ऑफ टू देम जिन्होंने कहा कि भाई एक डिफरेंट प्रोग्राम तो आया, कोई सोच तो आई। इतना बड़ा ख़जाना हम उस पर बैठे हुए हैं, दुश्मन की नज़रें चाइना से भी हैं, इंडिया से भी हैं, अफगानिस्तान से भी हैं कि वो गिलगित बल्तिस्तान को जो है किसी तरीके से मोल्ड करें, वहाँ तहरीकें चलाएं। हम उनसे टैक्स मांग रहे हैं, बकौल नसीम साहब के अभी तो टैक्सी में बैठा ही नहीं है और आप उससे कह रहे हैं कि किराया दो। तो ख़वातीन हज़रात, अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर किसी नए मौजू के साथ। शब खैर, गुड नाइट, गुड लक। आपसे रिश्ता है प्यार का। टैक्स ईयर 2017 खत्म होने वाला है। हमेशा की तरह इस साल भी FOF के डोनर्स अपनी डोनेशंस के एवज टैक्स डिडक्शंस के हकदार होंगे। आप भी इस शदीद सर्दी के मौसम में यतीमों, बेवाओं और बेसहारा लोगों की मदद के लिए फाउंडेशन ऑफ द फेथफुल तक अपने अतियात 30 दिसंबर तक इरसाल करके टैक्स डिडक्शन हासिल करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 718-551-7077 और विजिट आवर वेबसाइट www.visitfof.com। नफासत, जायका और मयार,
DDK Kebab and Grill. DDK کی خاص مغز نہاری اور باربیکیو آئٹمز کے لیے آج ہی تشریف لائیے. 11797 Highway 6 Sugarland, Texas 77498. Call for catering and other information 832-500-4618. DDK Kebab and Grill. According to United Nations, Burmese Rohingya Muslims are the most persecuted minority in the whole world. Over 500,000 helpless Rohingya Muslims have crossed into neighboring Bangladesh, including children, women, and elderly with no food, shelter, and access to basic health care. Do Peace is providing cooked food to children and women every week. Do Peace will be opening centers in the Rohingya camps called Child Happiness Centers. This will include counseling,